हेलो साथियों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर मैं अनिल आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए एक नई वीडियो में आपको एक नई जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं, जो अग्नाशय होता है, पाचन तंत्र का अंग के रूप में पढ़ते हैं हम लोग। उसके आज संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं कि जो पेनक्रियाज होता है उसकी संरचना कैसे होती है, दिखने में कैसे दिखाई देता है, कहाँ पर स्थित होता है और उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, और साथ ही उसमें होने वाली बीमारियां और उस बीमारियों की सुरक्षा के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे जो पीछे हमारा पैनल में बना हुआ है, यहाँ पे अग्नाशय का स्पष्ट चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा पेनक्रियाज है, हमारे जो पाचन तंत्र के अंग के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। पेनक्रियाज 3 भागों में बटा होता है, जिसका एक भाग को हेड बोलते हैं, दूसरा के भाग बॉडी होता है और तीसरा भाग आपको टेल के रूप में जाना जाता है। इसमें आप जो है आप देख सकते हैं कि गाल ब्लडर भी होता है, यानी इसमें पित्ताशय भी होता है और पित्त नली भी होता है। आप देख सकते हैं कि बाइल डक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथियों, यहाँ पे आप ड्यूडेनम देख सकते हैं कि जो अग्नाशय होता है ड्यूडेनम से जुड़ा होता है और इसकी जो सिक्रेशन स्राव होती है इसमें आकर के मिलता है। चलिए इसको हम लोग एनिमेशन के साथ देखते हैं कि जो हमारे शरीर में होता है किस प्रकार से दिखाई देता है 3D आकृति में। साथियों, इस वीडियो को आप लोग जब जो है अंत तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो अग्नाशय के बारे में जानकारियां लेना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारियां आपको जो है वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। यह वीडियो 5 मिनट का होने वाला है, तो आप जो है देखते रहेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानव पिंजर चल रहा है, यानी कि जो मानव का जो शरीर होता है उसका ढांचा आपको इसमें जो एनिमेशन के साथ मूव करते हुए आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईलाइट किया गया है अग्नाशय को, कि अग्नाशय दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमारा ड्यूडेनम से जुड़ा वाला भाग हेड हो गया, बीच में आप लोग समझते हैं जो है बॉडी हो गया और इधर टेल वाला भाग हो गया। साथियों, जो अग्नाशय होता है हमारे आमाशय के ठीक नीचे होता है और ड्यूडेनम के ठीक ऊपर होता है, यानी कि जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उससे ऊपर होती है और उसी से जुड़ा हुआ होता है। साथियों, ये इनके अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है, बीटा सेल्स पाई जाती है, जो कि इंसुलिन नामक एंजाइम के स्राव के लिए उत्तरदायी होती है। साथियों, हम लोग जो अग्नाशय जान रहे हैं इसे और एक नाम से जाना जाता है, मिक्स ग्लैंड के नाम पर जाना जाता है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी अग्नाशय को जाना जाता है। क्योंकि मिश्रित ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है जिसमें हार्मोन का भी स्राव होता है और साथ ही एंजाइम का भी स्राव होता है। साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथियां में हार्मोन का स्राव होता है और जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है उसमें आपको जो है एंजाइम का स्राव होता है। तो साथियों, ये दोनों काम करता है, इसलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां उसमें इसमें क्या निकलता है। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो प्रोटीन के जो स्रोत लेते हैं, वसा की जो स्रोत लेते हैं, तो उसके पाचन के लिए हमारे शरीर में एंजाइम बनता है और वो एंजाइम जो है उसको पचाने में मदद करता है। तो साथियों, जो लाइपेज एंजाइम होता है वो हमारे भोजन में आए वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही छोटी आंत में जब वसा प्रवेश करता है, यानी वसा के स्रोत के जो हम लोग भोजन लिए और प्रवेश करता है, तो वसा के गोलिकाओं को लाइपेज उसको तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे वसा का पाचन हो जाता है। और साथ ही ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के जो स्रोत लिए होते हैं, जो पचा हुआ प्रोटीन जो हम लोग पढ़े थे कि आमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, जिसे पेप्टोन में बदल देता है। तो जब ट्रिप्सिन एंजाइम जब प्रोटीन पर कार्य करने लगता है तो उसे पचा देता है। और साथ ही यानी कि हम लोग देख लीजिए कि जो अग्नाशय होता है वो भोजन के पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उससे होने वाली जो स्रावित ग्रंथियां है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग जानेंगे कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कैसे काम करता है। साथियों, जो अग्नाशय होता है उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के जो होते हैं, जिसमें बीटा सेल्स होते हैं, उससे इंसुलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है और साथ ही ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यानी दो हार्मोन, एक इंसुलिन हार्मोन और दूसरा का ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव होता है। ये दोनों हार्मोन का काम है कि हमारे जो ब्लड है उसमें शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और यदि
ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाता है, यानी कि शर्करा की मात्रा को अधिक हो जाता है, तो जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वो ब्लड में शर्करा की मात्रा को घटा देता है। तो साथियों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे, यानी कि अभी के दौर में लगभग 80% के लोगों को कहे कि डायबिटीज बीमारी हो जाती है। डायबिटीज वो बीमारी होता है जिसमें हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है। इससे हम लोग शुगर या चिनिया रोग के बारे में भी जानते हैं कि शुगर हो गया है, यानी कि चिनिया रोग हो गया है। तो वैसे पेशेंट के होने का कारण है कि ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है ना, अधिक स्रावित होने लगता है और इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। इसलिए जो है ऐसा असंतुलन हो जाता है, जो शर्करा की मात्रा होता है उसके हमारे ब्लड में असंतुलित हो जाता है, जिससे जो है ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो साथियों, जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है यानी कि डायबिटीज हो जाता है, उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दे करके उसके मात्रा को नियंत्रित किया जाता है और साथ ही उसके खान पान में विशेष ध्यान दे करके, जैसे कि जो अल्कोहलिक पदार्थ होता है और साथ ही जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उस खाने पर नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर बोलता है। जैसे कि चावल खाने के पर जो है पाबंदी लगा देता है डॉक्टर, और बहुत सारे वैसे पदार्थ जिससे अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा शरीर में मिलता हो, यानी कि शर्करा ग्लूकोज की मात्रा अधिक मिलता हो, उस पर जो है पाबंदी लगा देते हैं खाने के लिए, जिससे कि ब्लड शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। तो साथियों, और ये जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज हो जाने के बाद होता क्या है कि शरीर में और कई बीमारियां धीरे धीरे आने लगती है। तो इसलिए हमें कोई भी बीमारियों को छोटा नहीं समझना चाहिए और न ही उससे जो है ज़्यादा दिनों तक झेलना चाहिए। जैसे ही कोई बीमारी होता है तो उसको जो है शुरुआत में ही हमें ख़त्म करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह पर हमें खरे उतरना चाहिए, ताकि बीमारी को जड़ से शुरुआत में ही ख़त्म कर दें। नहीं तो यह बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है और अंत में यह मृत्यु का कारण भी बन जाता है, शुगर रोग। तो इसलिए साथियों, हमें शुरुआत में किसी भी बीमारी पर रोक लगाने के लिए ज़रूरी होता है। चलिए साथियों, अब आपको जो है इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो अपने विचारों को और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।